साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रांतीय राज्यों के उदय एवं विकास के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तर मुगल कालीन जो मुगल शासक होते हैं उनकी जब पतनावस्था या कमजोरी का लाभ उठा करके इन राज्यों का उदय होता है। तो इस कड़ी में आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग हैदराबाद और अवध जो प्रांतीय राज्य रहते हैं इनका किस प्रकार से उदय होता है और विकास होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके आधुनिक काल में कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे कि पंजाब है, दिल्ली है, अजमेर है आपका, जो कि अभी हम लोग बात करेंगे हैदराबाद, अवध, मैसूर, बंगाल। तो ये सब जो हैं इन राज्यों का उदय होता है, या कह सकते हैं जो कुछ पहले से ही चले आ रहे राज्य थे वो राज्य स्वायत्त हो गए। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इन राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और आधुनिक काल का यदि पूछा जाए कि पहला स्वतंत्र राज्य कौन सा रहा है तो हैदराबाद था। तो हम सबसे पहले हैदराबाद की बात करेंगे। तो हैदराबाद की बात करें तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कहीं पे प्रश्न कि आधुनिक काल का प्रथम स्वतंत्र राज्य कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। और हैदराबाद के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना कब होती है तो 1724 में होती है। और इसके संस्थापक कौन थे तो चिनक्लिज खां उर्फ निजामुल मुल्क आसफ खां, इनका पूरा नाम था चिनक्लिज खां उर्फ निजामुल मुल्क आसफ खां। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये जो चिनक्लिज खां थे ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के सरदार थे और इन्होंने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई, हैदराबाद बनाई। तो थोड़ी सी बात करें तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में उसका सबसे योग्य सरदार चिनक्लिज खां उर्फ निजामुल मुल्क कुछ अच्छा करना चाह रहा था, परंतु दिल्ली दरबार जो था वो षड्यंत्रों का अड्डा बन गया चुका था, इसलिए वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने सम्राट की अनुमति लेकर के शिकार के बहाने वह दक्षिण भारत भाग जाता है और वहाँ 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। अब इससे होगा क्या, इससे मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्षिण के अपने सूबेदार मुबारिस खां को उसे अर्थात निजामुल मुल्क या कह सकते हैं चिनक्लिज खां को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को कहा। और दोनों के बीच में अर्थात मुबारिस खां और चिनक्लिज खां के मध्य में युद्ध होता है। और यह युद्ध जो है क्या कहलाता है, इस युद्ध का जो नाम है सुकर खेड़ा का युद्ध। ये सुकर खेड़ा का युद्ध जो है आपका 1724 में होता है। तो मुगल सम्राट की तरफ से कौन लड़ाई करता है, मुबारिस खां करता है और दूसरी तरफ से निजामुल मुल्क आसफ खां रहता है। इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में मुबारिस खां की मृत्यु होती है, मारा जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब मोहम्मद शाह रंगीला का जो प्रतिनिधि था वो हार जाता है, तो मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को के हैदराबाद राज्य को मान्यता दी और निजामुल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, जिसने यथास्थित की संधि पर हस्ताक्षर किया था। अर्थात वो यह ना तो भारत में ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था, परंतु बाद में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई कर इसे भारतीय संघ में शामिल किया था। और यहीं के एक व्यक्ति थे पुट्टू श्री रामुल्लू। इन्होंने जो है 56 दिनों तक अनशन करे थे और 56वें दिन अनशन के इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये अनशन किस लिए कर रहे थे तो अलग आंध्र प्रदेश के गठन के मांग को लेकर कर रहे थे। तो इनके अनशन के बाद ही आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर जो है राज्य गठित किया जाता है और आंध्र प्रदेश जो रहता है भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत के पहला राज्य रहता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप हैदराबाद के बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग अवध की बात कर लेते हैं। तो अवध की बात करें तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, सादत खां बुरहमुल मुल्क था। तो ये नाम याद रखिएगा। अवध के संस्थापक कौन थे, सादत खां बुरहमुल मुल्क थे। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो फैजाबाद थी और बाद में इनकी राजधानी क्या हो जाती है, लखनऊ हो जाती है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो अवध था ये अंग्रेजी राज्य और मराठा राज्य के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करता था।
इसके अलावा अवध जो है ये अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका, मतलब जिस प्रकार से किसी बच्चे के पालन पोषण में उसकी धाय माँ का रोल होता है, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में यह अवध जो साम्राज्य था या जो अवध राज्य था, ये धाय की भूमिका इसने निभाया। इसके बाद इसके अलावा जो मोहम्मद शाह, जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे मुग़ल सम्राट, मोहम्मद शाह ने सादत खां जो कि एक शिया अनुयायी थे, उनको अवध का नवाब बनाया। और सादत खां जो हैं 1722 से लेकर 39 तक अवध के नवाब रहते हैं। और इन्होंने जब ये यहाँ पर नवाब बनते हैं तो ये यहाँ पर कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे कि 1723 में ये यहाँ पर एक नया राजस्व बंदोबस्त लाते हैं, जिसका जो कार्य था या जो उद्देश्य था जमींदारों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए। इसमें क्या है, किसानों पर उचित लगान लगाकर उन्हें जमींदारों के चंगुल से बचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह के साथ इन्होंने नादिर शाह के खिलाफ भाग लिया था। जो करनाल का युद्ध होता है 1739, जब नादिर शाह जो है वो मोहम्मद शाह के साथ युद्ध करता है या मोहम्मद शाह पे अटैक करता है, तो इस युद्ध में इन्होंने मोहम्मद शाह जो कि मुग़ल सम्राट थे उनका साथ देते हैं। परंतु आगे चल करके इसका जो है मोहम्मद शाह के साथ कुछ मतभेद होता है और यह नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। और नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण भी करता है, परंतु जिस उद्देश्य के साथ नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है उसका उद्देश्य, मतलब जो इसको बताया गया था इनके द्वारा, सादत खां के द्वारा, कि आप दिल्ली पर अटैक करेंगे तो आपको वहाँ 20 करोड़ की धनराशि मिलेगी। वह धनराशि इसे नहीं मिलती है तो यह अवध से उसको दिल्ली बुलाता है, परंतु डर के मारा वह क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है सादत खां। तो सादत खां की मृत्यु होती है। सादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग जो होता है वो अवध का नवाब बनता है। तो जो सफदरजंग रहता है यह इसका जो अवध का नवाब कब से कब तक रहता है, 1739 से 1754 तक रहता है। इसके अलावा एक तो यह अवध का नवाब था ही, इसके अलावा अहमद शाह जो कि मुग़ल सम्राट था, अहमद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त कर इलाहाबाद का प्रांत इसको दे दिया। बाद में जो है इससे इलाहाबाद जो है प्रांत वापस ले लिया जाता है और यह वो अवध वापस आ जाता है और केवल नवाब रह जाता है। चूँकि ये वजीर भी नियुक्त किया जाता है, इसीलिए इनके लोग जो हैं आगे चल करके इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो नवाब वजीर कहलाने लगे थे। इसके अलावा इसकी मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र रहता है शुजाउद्दौला, जो सफदरजंग का पुत्र रहता है, यह नवाब बनता है अवध का। और ये कब से कब तक नवाब रहता है, 1754 से लेकर के 1755। तो यह क्रम याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है, कि जैसे पूछ लेगा कि अवध के नवाबों का जो है क्रम लगाइए, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो इस प्रकार से देखें, जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आते हैं वो शुजाउद्दौला आते हैं। शुजाउद्दौला जो है ये दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसके यहाँ शरण ली थी। ठीक है, दिल्ली का जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, वो इसके यहाँ शरण लेता है। और इसके अलावा पानीपत के तृतीय युद्ध में यह अफ़गान जो शासक अहमद शाह अब्दाली रहता है उसका साथ देता है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो अफ़गानों और मराठों के मध्य में होता है, तो इस युद्ध में यह अफ़गानों का साथ अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट करता है। इसके बाद बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 में लड़ा जाता है, शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट रहता है और अंग्रेज़ों के मध्य में, तो इस युद्ध में जो है यह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ भाग लेता है। मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब रहता है, तो यह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। और आगे चल करके बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने इसके साथ इलाहाबाद की संधि की थी। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो है किसके साथ की जाती है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और जो अंग्रेज़ गवर्नर था क्लाइव उसके मध्य में होती है। कब होती है, 12 अगस्त 1765 को। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इलाहाबाद संधि की शर्तें क्या थी, मतलब इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत क्या किसको मिला। तो इसमें एक प्रावधान था कि अवध से इलाहाबाद और कड़ा आदि ज़िले लेकर के उसे मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया और बाकी राज्य जो है वो शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। इसके अलावा इसी संधि के माध्यम से अवध क्षेत्र से अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की गई तथा
एक सहायक सेना अवध में रखी गई। और यह जो प्रक्रिया सहायक सेना रखने की अवध में, यह सहायक संधि जैसा पहला उदाहरण मिलता है। इसके अलावा अवध से युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जो है 50 लाख रुपए जो उस पर मुआवजा लगाया गया, और यह जो क्षतिपूर्ति थी वो किस्तों में चुकानी थी। इसके अलावा अवध के अधीन बनारस को स्वायत्त कर दिया गया, मतलब उसे स्वायत्तता प्रदान की गई। आगे चल के शुजाउद्दौला ने वारन हेस्टिंग के साथ बनारस की प्रसिद्ध संधि की। तो बनारस की संधि कब होती है? 1773 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में, और बनारस की संधि होती है 1773 में होती है। अब देखते हैं कि बनारस की संधि में क्या प्रावधान थे या इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो इस संधि के माध्यम से इलाहाबाद और जो कड़ा आपका प्रतापगढ़ के पास का क्षेत्र है, तो इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले नवाब अर्थात जो अवध का नवाब रहता शुजाउद्दौला, उसे 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। इसके अलावा जो हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, इसने 40 लाख रुपया ले करके नवाब को रोहेलखंड पर आक्रमण करने की अनुमति देता है। रोहेलखंड पर का जो रोहेला सरदार था उसका नाम क्या था? हाफिज रहमत खां। और जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला रहता है वह यहाँ पर अटैक करता है, और इस अटैक में जो है मीरनपुर कटरा का एक युद्ध होता है। इस युद्ध में 1774 में जो ये रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां था, ये मारा जाता है और रोहेलखंड पर अवध का अधिकार हो जाता है। और इसके बाद जब शुजाउद्दौला की मृत्यु होती है, शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जो है आसफुद्दौला जो है वो गद्दी पर बैठता है, जो कि शुजाउद्दौला का पुत्र था। तो आसफुद्दौला जो है ये 1775 से 1797 ईस्वी तक अवध का नवाब रहता है। और आसफुद्दौला के कुछ कार्यों को देखें तो आसफुद्दौला ही था जिसने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, ये कहीं पूछा जाए कि अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की, तो आसफुद्दौला ने की थी। इसके अलावा इसने लखनऊ में 1784 में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया मुहर्रम मनाने के लिए। तो यदि प्रश्न आए कि लखनऊ का जो इमाम बाड़ा है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा 1784 में। इसके बाद आगे चलकर वारन हेस्टिंग के साथ आसफुद्दौला जो है वो फैजाबाद की संधि करता है। ठीक है, तो फैजाबाद की संधि वारन हेस्टिंग और आसफुद्दौला के मध्य में होता है। कब होता है? 1775 में होता है। अब देख लेते हैं कि इस फैजाबाद की संधि में क्या शर्तें थी या क्या चीज़ें थी। तो इस संधि के माध्यम से बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई या स्वीकार कर लेगी। इसके अलावा इस संधि के माध्यम से अवध की बेगमों, जिसमें नवाब की मां बहू बेगम और दादी बुर्रा बेगम शामिल थी, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई। परंतु बाद में लॉर्ड हेस्टिंग ने मिडलटन को भेजकर बेगमों की संपत्ति को हड़प कर लेता है। आगे देखते हैं। अब इनके बाद जो है आसफुद्दौला के बाद जो है सादत अली खां जो है, आगे चल के सादत अली खां वो अवध का नवाब बनता है, और ये 1798 से लेकर 1819 तक रहता है। सादत अली खान ने जो है इसने राजा की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा ये जो 1798 वाला काल है, इसी समय लॉर्ड वेल्जली भारत का गवर्नर बनता है। तो 1801 में लॉर्ड वेल्जली के साथ सहायक संधि की जाती है। ठीक है, तो लॉर्ड वेल्जली से 1801 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा इस संधि के द्वारा लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंस और एक सहायक सेना यहाँ पर रखी गई। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद का ज़िला जो है वो अवध के नवाब से ले लिया। आगे चलते हैं। आगे चल करके वाजिद अली शाह जो है वो अवध के नवाब बनते हैं। कब से कब तक? तो ये 1847 से लेकर के 56 तक। मतलब सादत अली खां और वाजिद अली शाह के बीच में भी कुछ लोग जो होते हैं नवाब बनते हैं, परंतु हम लोग वाजिद अली शाह की बात कर रहे हैं। वाजिद अली शाह 1847 से 56 तक अवध के नवाब रहते हैं। इनका जो उपनाम रहता है वो क्या था? अख्तर पिया। तो पूछा जा सकता है अख्तर पिया उपनाम किस अवध नवाब का था? तो वाजिद अली शाह का था। और इनकी बेगम का नाम क्या था? हजरत महल, जो कि काफ़ी फेमस रही हैं। हजरत महल का उपनाम था महक परी। और वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे। तो यह भी पूछा जाता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। और इनके समय में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो कौन था? आउटरम था। और वाजिद अली शाह के समय भारत का गवर्नर कौन था?
तो भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी था, और लॉर्ड डलहौजी ने हेबर की गैर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवध स्वायत्त राज्य किस प्रकार से होता है, या उसके स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना किस प्रकार से होती है, और फिर किस प्रकार से वह अंग्रेज़ों के कब्जे में आता है। तो इस वीडियो में हमने हैदराबाद और अवध के बारे में बात की, और आगे की वीडियो में इसी प्रकार से अन्य प्रांतीय राज्यों का जो उदय होता है और विकास होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।